हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार पे। आज का जो हमारा पॉलिटी का टारगेट था उसमें ये था कि हम लोग जो है भारत के संवैधानिक विकास की रिवीजन करेंगे, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो बता दें कि भारत का जो संवैधानिक विकास की जो पृष्ठभूमि, जो आधार बना था, वो दो बने थे। एक तो जो कंपनी का शासन के थ्रू जो एक्ट लाए जाते हैं, जो रूल लाए जाते हैं वो, और दूसरा जो ताज का शासन होता है, इसके माध्यम से जो नियम लाए जाते हैं वो जो है भारत के संविधान का आधार मेला था। ठीक है, कंपनी के शासन के थ्रू जो है 1773 से लेकर 1858 तक एक्ट लाया गया था। वहीं ताज के शासन के माध्यम से 1858 से लेकर 1947 तक के भारत परिषद अधिनियम जो है लाए गए थे, जो कि हमारे भारतीय संविधान का आधार बना था। अब यहां हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बात करने से पहले 150 वर्ष पहले चलते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1600 में की गई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये ईस्ट की ओर जाकर व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ब्रिटेन के जो काउंसिल थी वो तो देख ही रही थी ना, क्योंकि पुर्तगाल तो भाई अंग्रेजों से पहले आ गए थे भारत में। तो पुर्तगाल जो है भारत से जब मसाला ले जाते थे तो वहां पे जो है उनको 60% का मुनाफा होता था। तो ये 60% जो है बहुत ज्यादा है अपने आप में तब के समय के लिए। ठीक है, तो फिर कंपनी का गठन होता है, स्थापना की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उसको भारत भेजा जाता है कि आप व्यापार करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे कि आप हैं, अगर आप जो है अपना कोई भी, आप किसी पद पे हैं और आप अपना मनमाना काम करते हैं, तो आप देखे होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार रिट जारी करने की भी शक्ति है। ठीक है, यानी कि आपको रेगुलेट भी किया जा सकता है किसी न किसी के माध्यम से। तो जब कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बैठ गया था, कंपनी अपनी मनमानी करने लग गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। और इसको भी पारित करने का जो मतलब कि मेन जो बेसिकली जो मतलब कि आधार था वो था कि भारत में कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ ये युद्ध और राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लग जा रही है। भाई अगर आप किसी, जैसे आप ही हैं, अगर आप किसी जो है देश में जाते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आप वहां जाके युद्ध थोड़ी करने लग जाएंगे किसी से। तो अगर युद्ध करने लग जाएंगे तो आपको भाई समझाया जाएगा ना कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो वहां के लोग आपको पीटने पाटने लग जाएंगे, क्या मतलब हो जाएगा। तो ये जो है इस पे रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। और जो ये युद्ध हुए थे वो दो युद्ध थे। एक तो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, दूसरा आपका हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1764 में। यही ये दो युद्ध जो हुए थे उसकी परिणति थी कि कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसको मतलब कि अब देखिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा बात करने से क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात यहाँ पे हमारे पॉलिटी की हो रही संवैधानिक विकास की, तो हम टू द पॉइंट जो है संवैधानिक विकास पे ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इसके जो है माध्यम से क्या क्या कार्य किया गया? तो सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जो थे, तीन प्रेसिडेंसियां थी, इसको पहले आप समझिए। एक था आपका बंगाल, दूसरा था आपका बंबई बंबई था, और तीसरा था आपका मद्रास। ठीक है, मद्रास जो है तीसरा आपका ये प्रेसिडेंसी थी। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को यहाँ पे नियुक्त किया गया, और साथ ही इनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या होता है कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की जाती है। ये जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना बंगाल में की जाती है, जिसमें 4 जजों की नियुक्ति होती है, जिसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे। कई बार एग्जाम में आया है, ये आप लोगों ने एग्जाम में जरूर देखा होगा। 3 अन्य जो जज होते हैं उनमें चैम्बर शामिल हैं, लिमिस्टर शामिल हैं और हाइड शामिल हैं। ये भी नाम आप ध्यान रखे रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कुछ जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1700 आपका 81 का एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है, जिसके माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी
उसको यहाँ पे दूर किया जाता है कि जैसे कि भाई बंगाल का जो जुडिकेचर एक्ट आया था वो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ही आया था। तो ऐसे कुछ कमियां रह गई थी जिनको जो है 1781 में पूरा किया गया। अब फिर आता है 1774 का, अरे सॉरी 84 का पीट्स इंडिया एक्ट। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में। और यहां पे व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य होते हैं कंपनी के, व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य होते हैं कंपनी के, उसको जो है अलग अलग कर दिया गया। और ये जो है ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और इसी 1774 एक्ट के थ्रू क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जो है बंबई और मद्रास पे भी जो है रूल करने का एक नियम जो है पारित किया गया। यानी कि जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिए। साथ ही 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही जो है जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको जो है उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब जो है पीवाईक्यू हैं, हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, वो ये देखा होगा कि 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही द्वैध शासन की शुरुआत होती है जो कि 1858 तक चलती है। यानी कि जो भी उस राज्य के नागरिक होंगे उन पे दोहरी शासन होगी, यानी कि जो कंपनी करेगी वो अलग, साथ ही जो राजा करेगा वो अलग। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे अभी हम यहाँ पे यूपी में बैठे हैं तो राज्य सरकार का अलग कुछ रूल होगा जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, केंद्र सरकार के किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे कुछ अलग रूल होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे ऊपर भी तो द्वैध शासन है ना। तो यही द्वैध शासन जो है ये 1784 से आया था और 1758 तक ये जो है चलता है। अब आगे जो आपके रहते हैं वो आते हैं चार्टर एक्ट। इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो चार चार्टर एक्ट रहते हैं, 1813 का, 1833 का, 1853 का और 1858 का। और इन सभी से एग्जाम में आपने कहीं ना कहीं तो जो है प्रश्न देखे होंगे। ये सारे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का जो चाय और चीनी पर जो एकाधिकार था इसको जो है समाप्त कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए इसको समाप्त कर लिया गया। चीनी मतलब यहाँ पे शुगर नहीं है, चीनी मतलब यहाँ पे शुगर नहीं है, शक्कर नहीं है, यहाँ पे चाइना से मतलब है, यानी कि चीन देश से इसका संबंध है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू क्या होता है, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए पर प्रति वर्ष सहायता दी जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट यहां पे ये होता है कि ईसाई मशीनरियों का यहां पे आगमन होता है, साथ ही उनको जो है अपने धर्म प्रचार की भी अनुमति दी जाती है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक जो एकाधिकार था कंपनी का वो पूर्णतः यहां पे समाप्त कर दिया गया। जो पहले केवल चाय और चीन देश पे था वो अब यहां पे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी एकाधिकार मतलब कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का नहीं रहेगा। साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है यहां पे नियुक्त कर दिया जाता है। ये बहुत हमारे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और पहले जो बनते हैं उनका नाम होता है विलियम बेंटिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही इसमें क्या होता है कि 1834 में एक विधि आयोग, मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन हुआ था जिसके माध्यम से पुराने कानून का लिपिबद्ध और पुनर्गठन किया गया। और इसी विधि आयोग ने जो है क्या बोलते हैं, जो आपका दास प्रथा था ना, दास प्रथा, इसको जो है समाप्त करने का जो है यहीं से मतलब कि शुरू होता है। क्योंकि भाई दास प्रथा में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, तो वही जो पुराने कुछ कानून थे उनको जो है फिर से पुनर्गठित करना और लिपिबद्ध करना इस विधि आयोग का
ये काम था। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखे रहेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये 1833 का चार्टर एक्ट है। साथ ही ये भी बता दें कि भारत में संविधान निर्माण का जो आंशिक संकेत मिलता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि जो आंशिक संकेत मिलता है वो किस चार्टर एक्ट में है, वो 1833 के चार्टर एक्ट में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पे बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि विधान परिषद की स्थापना होती है, भारतीय विधान परिषद का गठन जो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया जाता है। साथ ही खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है वो 1853 के जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से ही होती है। और जो है ब्रिटिश संसद को किसी भी समय जो है आपका कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार आ जाता है कि किसी भी समय जो कंपनी का शासन था वो समाप्त करने का अधिकार जो ब्रिटिश संसद को मिलता है वो किस चार्टर एक्ट के थ्रू मिलता है, वो 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो यहां पे ये बात हो गई 1853 तक के चार्टर एक्ट की। अब जो बात आती है जहां पे ताज का शासन चलता है, यानी कि 1858 से लेके 1947 तक का, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में कई बार आप लोगों ने यहां से प्रश्न देखा होगा। होता क्या है कि 1857 की क्रांति होती है। तो जब क्रांति होती है तो उसके बाद जो है ताज का शासन जो है उसके बाद शुरू हो जाता है, कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। और इसी के द्वारा जो है जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल होता है उसको अब जो है भारत का वायसराय के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो गवर्नर जनरल रहता है इस पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसी पद का नाम जो है भारत के वायसराय के रूप में आ जाता है। साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है उसका कार्य जो है अब भारत सचिव देखेगा। भारत सचिव कौन होता है? ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं। और साथ ही बता दें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति ये भारत सचिव जो है उत्तरदायी होता है और इसका वेतन जो है ये भारत से ही दिया जाता था। और साथ ही इसकी सहायता के लिए जो है इसकी सहायता के लिए 15 मेंबर्स जो है विधान परिषद में रखे जाते थे। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। 1858 के एक्ट के थ्रू यही सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है। अब हम बात करते हैं 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया पहली बार। कई बार एग्जाम में आया है तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। साथ ही जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है 1861 के अधिनियम के थ्रू मिलता है और वो भी केवल 6 माह तक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, समय सीमा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि निर्वाचन पद्धति का यहां से शुरुआत की जाती है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आया भी हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब कि ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो है ये 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा होता है। अब यहां पे बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार जो है मिलता है, लेकिन मतलब कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अधिनियम आता है इंडियन काउंसिल एक्ट वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आप लोगों ने यहां से प्रश्न देखा होगा। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले जो होते हैं ये तब जो है भारत के सचिव रहते हैं और मिंटो जो है तब एट दैट टाइम भारत के वायसराय के रूप में काम कर रहे होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है पृथक निर्वाचन मंडल की पृथक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं और केवल मुस्लिम वोट दे सकते हैं, इसके माध्यम से ये होता है। और ये जो आपका ये आपका मार्ले मिंटो सुधार आता है, ये आपका एक प्रश्न आता है कि किस जो है समिति के आधार पर आया था, तो ये अरुणडेल समिति के आधार पर आया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही बता दिया हमने आपको कि मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार का यहाँ पे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के थ्रू यहाँ पे लागू कर दिया गया था। साथ ही बजट की विवेचना करने, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। बजट की यहां पे मैं लिख देता हूं, बजट की विवेचना करना
और साथ ही लोकहित के विषय पे चर्चा करना, ठीक है, और साथ ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहाँ पे मिल गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। विधान जो है आपका यहाँ पे विधान परिषदों के चर्चा का दायरा बढ़ाया जा चुका था। जो पहले 16 सदस्य थे अब वो बढ़ा के 60 सदस्य कर दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय जो है इन्हीं सुधारों से ही मिलता है। जो ये सारे सुधार यहाँ पे किए गए हैं, तो ये प्रश्न पहले भी आया गया है, पहले भी पूछा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1919 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न जनरेट हुआ है। इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मांटेग्यू जो है तब भारत के सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय रहते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। कई बार ये एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिए। प्रांतों में जब भी द्वैध शासन की बात करेगा तो वो आप भारत परिषद अधिनियम 1919 लगाएंगे, लेकिन जब भी केंद्र में द्वैध शासन की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये आप लगा एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और जो आपका जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था ये 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ही केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतीय विषय जो है दो भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में जो है निर्वाचन सदस्य रखे जाते थे, वही लोग तय करते थे कि कौन कौन से हस्तांतरित विषय होंगे। और आरक्षित जो विषय होते थे उसमें सुरक्षा होती थी, विदेश नीति होती थी और डाक सेवा के जो विषय संबंधित होते थे वो जो है आरक्षित विषय के होते थे। और इस पे जो है गवर्नर जो होता था, वायसराय जो होता था, वो रूल बनाता था। आरक्षित विषयों पर यहाँ पे देखिए मेंशन हुआ है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो वहीं हस्तांतरित विषयों पर उन मंत्रियों की सहायता से जो है शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही बता दें कि जो आपका एक प्रश्न आता है कि द्वैध शासन प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, उनका नाम था लायोनिल कार्टेस। क्या नाम था? लायोनिल कार्टेस। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। और जो है इसी के थ्रू जो है निर्वाचन सांप्रदायिक आधार में वृद्धि होती है, जैसे सिखों, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाइयों को भी शामिल कर लिया जाता है। 1909 में आपने देखा था जो आपका मिंटो मार्ले था, उसमें क्या होता है कि केवल जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन लेके आया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों को भी जो है निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पे यहाँ पे भी इनको भी सीटें दी गई थी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और फिर ली आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पे। इसमें कुल 331 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी, कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाती है। वही जो हम बात कर रहे हैं ना, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, वो उसकी स्थापना जो है यहाँ पे 1935 के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। केंद्रों व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्रीय सूची में 59 विषय होते हैं, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय होते हैं। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना की जाती है। 1935 के अधिनियम से ही 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की जाती है। अब वो 6 प्रांत कौन कौन से थे, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के जो राज्य सचिव की परिषद जो होती है उस पद की समाप्त कर दिया जाता है। भारत के राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा 1935 के अधिनियम के थ्रू ही। अब बात करते हैं भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बारे में। यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से भी प्रश्न जनरेट हुए हैं। इसने जो है भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों का सृजन किया। 1947 का जो स्वाधीनता अधिनियम था,
इसके माध्यम से 15 अगस्त 1947 भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। इसमें भारतीय रियासतों का यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो भारत या फिर पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। कुल सदस्य संख्या जो है 389 थी। इसमें 93 सीटें जो है देसी रियासतों के लिए थी और जो बची हुई सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के लिए थी, जिनमें से 4 सीटें आयुक्तों के प्रांतों से भी चढ़ा दी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आपका जो सीटें होती हैं वो कैसी बटी होती हैं, 389 रहती हैं, 93 इसमें आपको देसी रियासत की मिली होती हैं, 296 जो होती हैं ये इसमें जो है आपका ब्रिटिश काउंट का रहता है 296, और जो 15 सीट होती है उसमें आयुक्त प्रांत को 4 मिलता है और गवर्नर प्रांत को 11 जो है सीटें मिलती हैं। इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर समानता प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आरक्षित की गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में मुस्लिम लीग में भाग नहीं लिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं 11 दिसंबर को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना के तौर पर नामित किया जाता है तथा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो HC मुखर्जी को बनाया जाता है और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर BN राव की नियुक्ति की जाती है। 13 दिसंबर को इस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये 3 डेट हैं, ये कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ पे आपने जो है संवैधानिक विकास देखा कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियां, और ये सारे नोट्स जो है आपको हमारे पराक्रम बैच जो कि चल रहा है ये केवल और केवल 999 रुपए का है दोस्तों, और इसमें 200 प्लस टॉपिक से आपको जो है हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। और मैं एक चीज और याद दिला दूं कि होली आ रही है, होली के बाद हमारे पराक्रम बैच का जो शुल्क है इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आपको इसमें शामिल होना है तो आप जो है जल्दी से जल्दी हमारे पराक्रम बैच के साथ जुड़ जाइए, जिसमें डेली टारगेट दिया जाता है, और अगर उस टारगेट को कंप्लीट जैसे कि वीडियो के माध्यम से नहीं हो रहा है तो उसका PDF जो है ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।